हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो क्लास 6 हमने कंप्लीट कर लिया। एनसीईआरटी सीरीज़ लेके चल रहे हैं ताकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो एनसीईआरटी आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। समय से पहले पूरी एनसीईआरटी की नोट्स आपको ज़रूर बना लेनी चाहिए, तभी आप अपने सही समय पे उसका रिवीजन कर सकेंगे। और इसके अंदर जितने भी लास्ट में प्रश्न वगैरह दिए रहते हैं उसको ज़रूर आप हैंडल कीजिए ताकि आपको समझ में आए कि पूरा चैप्टर आपको समझ में आया कि नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 6 to 12 तक पूरा कंप्लीट हम आपका एनसीईआरटी यहाँ पे करवाने वाले हैं, जिसके अंदर क्लास 6 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब क्लास 7 हमारा स्टार्ट होने वाला है। क्लास 7 का हिस्ट्री का पहला चैप्टर है ये। अब आपको धीरे धीरे हिस्ट्री में इंटरेस्ट आना शुरू होगा। क्लास 6 में बहुत ही बेसिक चीज़ें बताई गई थी और धीरे धीरे ये जो है लेवल आपका बढ़ता जाएगा। और क्लास 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्लास 7 का चैप्टर 1 है हिस्ट्री का। ज्योग्राफी का भी क्लास 6 ख़त्म हो चुका है। 7 का लगभग 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो कोशिश रहेगी कि बहुत ही जल्दी जो है हम सारी चीज़ें कंप्लीट कर लें। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको हम देखते हैं। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे। इसके अलावा अगर आप सीटेट के विद्यार्थी हैं तो आप एसएसटी पेपर का नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो आप 7992287750 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे, और वहाँ से आप पूरी एसएसटी की बहुत ही अच्छी नोट्स आपके लिए बनाई गई है तो वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी बहुत ही ज़्यादा डिमांड में था कि ज्योग्राफी का मुझे अच्छा 6 to 12 बीपीएससी के लिए चाहिए, तो जो भी लोग बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं वो लोग 6 to 12 के लिए ज्योग्राफी का नोट्स ले सकते हैं। सेम यही नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो दोनों ही बातें आपको बतानी थी वो मैंने बता दी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आ जाइए सभी लोग। एक एक टॉपिक एक एक लाइन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और साथ में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने नोट डाउन किया हुआ है, यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है ताकि आप इसका आसानी से बना सके। नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बीपीएससी टीआरई 4 आपका बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है नेक्स्ट मंथ में, और आपको बहुत ज़रूरत है कि आप बहुत ही अच्छे से डिटेल वाली चीज़ें जो है आप कंप्लीट कर लें। जो पढ़ता रहेगा रिज़ल्ट उसी का होगा, ये तो सभी जानते हैं। और आपको ये समझ के चलिए कि सबसे लास्ट मौका है ये, आखिरी मौका है ये। इसके बाद लंबे समय तक आपको बिहार में नहीं मिल सकती है वैकेंसी, ये भी आप मान के चलिए, क्योंकि चुनाव आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए जो भी लोग आई थिंक जिन सब ने जिसने भी दिया होगा एस्टेट वगैरह दिया होगा तो 9 to 10 11 12 अदर क्लासेस के लिए तैयारी कर सकते हैं। उनको अगर पता है कि एस्टेट उनका क्लियर है तो रुकने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो आपको बस पढ़ाई कंटिन्यूस रखना है, पढ़ाई अपना करते रहिए। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे भूगोलवेत्ता हैं, उनके नाम आपको पता होने चाहिए जहाँ से प्रश्न बन सकता है। कुछ मानचित्रकार हैं, इनके बारे में यहाँ पे दिया गया है, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता है अल अदरीसी। अल अदरीसी का बनाया हुआ दुनिया का नक्शा एक ऐसा हिस्सा है जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। अब ये जो आप नक्शा देख रहे हैं, ये नक्शा किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये नाम आप सिर्फ लिख लीजिए, अल अदरीसी। ये भूगोलवेत्ता है, इनके द्वारा दुनिया का नक्शा अल अदरीसी लिख करके आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। दुनिया का नक्शा इन्होंने बनाया है और इसमें यहाँ पे आप जो ये नक्शा देख रहे हैं यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप की ये दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। जो इम्पोर्टेंट है बस हमें उसे नोट करते हुए चलना है। अब यहाँ देखिए कि कहा जा रहा है कि यह जो नक्शा दिया गया है वह उनके द्वारा बनाया गया दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है जो भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र दूसरा हम अभी एक देखेंगे, उसमें मानचित्र का 1720 में बनाया गया था। दोनों नक्शे में एक ही इलाके के हैं मगर इनमें काफ़ी अंतर है। मतलब जैसे जैसे समय बीतता गया हमारे मानचित्र में भी काफ़ी अंतर देखने को मिला, तो वो चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं। जैसे ये वाला आप देखेंगे तो इसको देख के आपको बहुत ही जाना पहचाना सा एक अनुभव होगा, क्योंकि ये आपका इंडिया का जो मैप है ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सा मिलता जुलता है। उस समय किस समय का है? ये 1720 के समय का है। ये मानचित्रकार कौन थे? तो ये भी आपको नोट करना है। देखिए यहाँ पे दिया है 18वीं शताब्दी के आरंभ में ग्विलोम द लिस्से के अनुसार एटलस नूवो के अनुसार बनाया गया है।
तो ये आपको यहाँ पे कुछ नाम जो है वो जाने पहचाने दिख रहे होंगे जो उपमहाद्वीप के बारे में यहाँ पे नक्शा दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे कुछ क्या कहा गया है। तो उत्तर प्रदेश का कन्नौज यहाँ पे दिखाए गए, कुछ ऐसे नाम जाने पहचाने हैं जो आप अभी जानते हैं। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बना है। मतलब 600 बाद का ये मानचित्र में देखिए अंतर कितना ज़्यादा है। आप अगर पहला वाला मानचित्र देखेंगे तो कितना अंतर है, यहाँ पे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, नॉर्मल इंसान को समझ नहीं आएगा। हाँ, जो इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं उन्हें ठीक समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 600 वर्ष का अंतर देखने को मिलता है। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगने लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक और व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या बातें और कही गई हैं। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात है कि दूसरे युग का मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते थे तो उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है जब हम एक मानचित्र का निर्माण करते हैं, वो बातें यहाँ पे कही गई हैं। अब देखिए आगे क्या यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बातें हैं। अब यहाँ पे देखिए शब्द जो भाषा है उसके संदर्भ में ये यहाँ पे कहा गया है कि अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ भी ऐसा ही होता है कि अर्थ भी बदलता जाता है भाषा का। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत ही बदली है। अगर हम देखें तो मध्य युग की फारसी और आधुनिक युग की फारसी में काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। कैसे? तो यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण या शब्द भंडार में ही नहीं आई है बल्कि इनके अर्थ भी बदल गए हैं। जैसे कि पहले हिंदुस्तान शब्द जो था, आज हम इसे एक राष्ट्र के रूप में इसका अर्थ लेते हैं जो कि भारत है। लेकिन 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, इसको आप नोट करेंगे, 13वीं सदी के में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय क्या था? पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाका, उन इलाकों को दर्शाने के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था। अब देखिए प्रश्न यहाँ पे कथन में आपसे पूछा जा सकता है और फिर कथन और अभिप्रेरण इस प्रकार से प्रश्न आपका बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए इन सभी चीज़ों को नोट करना इंपॉर्टेंट है। मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, फारसी इतिहासकार हैं ये। ठीक है, ये भी इनके बारे में नोट करेंगे कि ये फारसी इतिहासकार है, 13वीं सदी की बात हो रही है और उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया था? हिंदुस्तान, और उसका अर्थ क्या है। बस इतनी बातें आपको इसमें नोट करनी है। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में, अब देखिए 16वीं सदी के आरंभ में क्या होता है, ये 13वीं सदी की बात हो रही थी। एक एक लाइन समझा रही हूँ, बहुत अच्छे से आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। बस तसल्ली से आपको पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि अगर आप बीच में ऐसे छोड़ देते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बातें यहाँ पे बताई गई हैं। और जब स्टार्टिंग से आप देखेंगे तभी आपको एक एक चैप्टर समझ में आएगा, क्योंकि हर एक चैप्टर अपने दूसरे चैप्टर से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे 16वीं सदी में क्या होता है, बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति के वर्णन के लिए किया। तो बाबर ने किस प्रकार से हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है वो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी आप नोट करेंगे। ठीक है, क्या नोट करेंगे? तो बाबर ने 16वीं सदी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किस वजह से, किस रूप में किया? तो उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासी की कल्चर, उसके संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि, जो 14वीं सदी के कवि थे अमीर खुसरो, उन्होंने भी हिंद नाम से कुछ इसी प्रकार का उन्होंने भी नाम दिया था। और मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और आर्थिक अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। मतलब पहले हिंदुस्तान शब्द का क्या मीनिंग हुआ करता था वो आपको समझ में आ गया होगा। मज़ा और आ रहा होगा आपको, धीरे धीरे समझ में आएगा। पूरा इतिहास हम बहुत ही मज़ेदार तरीके से इसी तरह से पढ़ते हुए चलेंगे।
तो किसी भी शब्द का प्रयोग करने से इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों का अर्थ कुछ अलग ही हुआ करता था। उदाहरण के लिए विदेशी, विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही अगर हम लें तो हमारे लिए आज इसका अर्थ क्या है, वह व्यक्ति जो भारतीय ना हो उसे हम विदेशी कहते हैं। लेकिन मध्य युग में क्या कहा जाता था, किसी गाँव में कोई शहरी आता था ना, उसे हम विदेशी कहते थे। विदेशी बाबू, आपने सुना होगा, कोई पुरानी मूवी अगर आप देखेंगे तो विदेशी बाबू आए हैं। तो विदेशी बाबू कौन होते थे, जो हमारे संस्कृति, हमारे समाज, हमारे कल्चर के हिस्सा जो नहीं होते थे, जो शहर से आते थे। तो यहाँ पे देखिए वही बात कही गई है। मानो किसी गांव में आने वाला व्यक्ति, कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी कहते थे, परदेसी याद रखिए, परदेसी कहते थे, और फारसी में अजनबी कहा जाता था। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे को विदेशी नहीं कहते थे। तो मतलब अगर कोई एक ही गांव में अलग अलग धर्म में है तो वो विदेशी नहीं होता था, वो एक साथ ही माना जाता था, क्योंकि वो साथ में रह रहे होते थे। ठीक है, तो वो विदेशी नहीं थे। तो इस तरह से देखिए विदेशी शब्द का भी पहले क्या अर्थ होता था और बाद में क्या अर्थ होने लगा। समझ में आ रहा होगा। ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे लिखने की ज़रूरत होगी मैं आपको बताती जाऊँगी। बाकी चीज़ें समझने की भी होती हैं, ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, आपको समझ में आए। आपको कहानी पता ही नहीं होगी तो फिर आप सिर्फ मेन पॉइंट आपको रट लेने से भी चीज़ें काम नहीं करने वाली हैं। अब आपको एनालिटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पे आपको समझ के प्रश्न का आंसर देना होता है। तो इसीलिए आपका जो है एनसीईआरटी को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। उसकी लॉजिक को समझिए, लॉजिक अगर आपको समझ में आएगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। इसीलिए ये उद्देश्य है मेरा, वरना ये सभी चीज़ें कोई नहीं करता है, लेकिन मुझे लगता है कि करना चाहिए, क्योंकि एक एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे देखिए उनके स्रोत के बारे में बात की जा रही है कि इतिहासकार का क्या स्रोत हुआ करता था। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, क्योंकि छोटा छोटा इन्होंने बताया है। गुप्त वंश के बारे में क्लास 6 में हमने पढ़ा हुआ था इसको। अगर आप मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक के लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस पूरे बुक में, मतलब क्लास 7 में। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का उपयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें मिलेंगी, जैसे कि पिछले युग से वैसे ही चली आ रही है। इतिहास काल जो है सिक्कों, शिलालेखों, भवन निर्माण, स्थापत्य कला, लिखित सामग्रियाँ जो होती थी, पांडुलिपि वगैरह, वहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती थी। बहुत सारी प्रशस्तियाँ लिखवाते थे राजा रानी, तो वो सब हो गया। तो उनके जो युद्ध का वर्णन वो लिखवाते थे, ये सब हमने पढ़ा है ना क्लास 6 में, तो वो भी एक स्रोत ही है। और पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न है। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्य रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम हो गया। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि पांडुलिपि जो हुआ करते थे या अभिलेख हुआ करते थे, सिक्के हुआ करते थे, तो वो सब जो है कंपैरेटिवली कम हो गया। अभी ज़्यादा चीज़ें आपको लिखित रूप में देखने को मिलने लगी, क्योंकि इस टाइम पे लोग लिखना शुरू कर दिए थे, कागज़ का उपयोग होने लगा था। यहाँ पे देखिए कागज़ के बारे में बात किया जा रहा है, जो कागज़ के बारे में हमने पढ़ा था क्लास 6 में भी। तो क्या था यहाँ पे कि 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान और एक पुस्तक की प्रतिलिपि की ज़रूरत पड़ती है, और उसके पास उतना कागज़ नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी। मतलब पांडुलिपि जो उसके पास था, जगह जगह से इकट्ठा किया था उसने, उसमें से कोई एक पांडुलिपि जो उसे यूज़ में नहीं था, उसको उसने धो दिया और उसमें उसके कागज़ को सुखा करके उसका इस्तेमाल किया, क्योंकि उस समय कागज़ का मूल्य बहुत ज़्यादा हुआ करता था और बहुत ही कम जो है उपलब्ध भी था। तो एक सदी बाद अगर आप बाज़ार में कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हो तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती होगी और दुकानदार वह वस्तु कागज़ में लपेट कर देता होगा आपको। तो उस समय वो चीज़ें काफ़ी महंगी हुआ करती थी। आगे देखते हैं। यहाँ तक जितना पढ़ा आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। अब आगे देखिए। इस समय के दौरान क्रमशः सस्ता हो गया, कागज़ क्या हो गया, सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा, और लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, औजिया अदालतों का दस्तावेज, हिसाब, करों के खाते आदि लिखने का उपयोग भी करने लग गए थे मध्य तक आते आते। ठीक है, और धनी व्यक्ति, शासक,
जन, मठ, मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागार में रखा जाता था। अब यहाँ पे एक शब्द आया है अभिलेखागार। ये क्या होता है? तो एक ऐसा स्थान जहाँ पे दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरे का रिकॉर्ड रखते हैं। तो अभिलेखागार जो है वो केंद्र रूप में भी मिलता है, राज्य रूप में भी संग्रहित किया जाता है। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पे और क्या बातें कही गई हैं। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही उनका उपयोग करना भी कठिन हो गया है। उन दिनों छापे खाने तो नहीं थे, लेकिन लिपिक और नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रकृति बनाई जाती। जैसे ये लोग देखिए, ये एक पांडुलिपि से यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, तो इसी को नकल नवीस कहा जाता था। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी होगी तो आप जानते होंगे कि यह काम कितना मुश्किल होता है। आसान नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि आपके दोस्त ने जो लिखा है, जैसे लिखा है, आप वैसे ही उसको छाप देते हैं। तो कई बार क्या होता है, उसमें त्रुटि ज़्यादा मिलती है। तो वही बातें यहाँ पे आपको कही जा रही है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और मजबूरन आप उसको उसी अंदाज में लिख देते हैं जैसा वहाँ पे लिखा होता है। फलस्वरूप आपके लिखे हुए मित्र के लिखे हुए कुछ मोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाता है उसमें। ठीक है, ये तो मानते हैं आप। अब पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते हैं और कहीं कोई शब्द, कोई वाक्य बदल जाता है। इस प्रकार से सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से काफ़ी अलग होती गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती हो। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है। जो वो लिखे उन्हें ही मानना पड़ता है। इसलिए यह इस बात का अंदाज़ा लगाना मूलतः लेखक के लिए भी बहुत मुश्किल रहता है। इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है इसी वजह से, ताकि वो थोड़ा सा एक्यूरेसी ला सके अपने लेखन में। तो एक ही चीज़ को पता करने के लिए, अब अकबर के बारे में पता करना है तो वो 10 जगह से वो चीज़ें लिख के उसको पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उसके बाद उनको जो समझ में आता है उस हिसाब से वो लिखते हैं। क्योंकि हर कोई कॉपी कर रहा है एक दूसरे का, और करते करते वो अलग अलग होता जाता है। तो क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक आपका लिपि के बारे में बोला गया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट करेंगे। लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलिक लिपि है जो बाई ओर से वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप में लिखे जाते हैं। फारसी और अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। और देखिए ये किससे संबंधित है? फारसी और अरबी किससे संबंधित है? नस्तलिक लिपि। ठीक है, और इसके बाद है एक और सिकस्त लिपि। ये दाईं ओर लिखी जाती है। अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन भी होता है ये। ठीक है, ये दोनों लिपियों के बारे में आप नोट कर लेंगे। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं। और 14वीं शताब्दी के इतिहासकार एक है जियाउद्दीन बर्नी ने अपने वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसको 2 वर्ष बाद फिर से लिखा। दोनों में अंतर था, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार अपने वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। यह पुस्तकालय के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा हुआ था, तो वो उनको मिला ही नहीं। अभी आगे देखिए, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। तो सन 700 से 1750 के बीच 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन हुए, जैसे सिंचाई में रहत, कताई में चरखे का प्रयोग होने लगा, युद्ध में आग्नेय शस्त्र, बारूद वाले हथियार होने लगे। और इस उपमहाद्वीप में नई तरह के खान पान भी आ गया, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी। ध्यान रहे कि इन तमाम परिवर्तन जो है वो नई प्रौद्योगिकी और फसल इन लोगों के साथ आए जो ये नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी काल रहा है। तो कौन सा समय? 700 से 1750 की बात यहाँ पे की जा रही है। अब अध्याय जो 5, 6, 7 हम पढ़ेंगे वो इसी के बारे में पढ़ेंगे आगे।
तो यहाँ पे आपको मोटा मोटा जानकारी दिया जा रहा है। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे। इस उपमहाद्वीप के अपार संपदा और अपना भाग्य बढ़ाने के लिए संभावनाएं मौजूद हैं। और इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय कौन सा था? राजपूत। ठीक है, जिसका नाम राजपूत अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए यूज़ में आता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। मतलब राजपूत का मतलब क्षत्रिय माना जाता था। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेवाओं से सेवारत थे। कवि चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कास्त, ये सभी क्या थे? जाति थी। जो लिपिक और मुंशियों का कार्य करने वाली ये सभी जातियाँ, इन सभी समूहों ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी, खेतों का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। पर्यावास क्या होता है? तो किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से होता है। तो ये परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे, कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों, मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाज के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। तो यह समय का जो सामाजिक मूल्य है उसके बारे में बात की जा रही है। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी, तो कुछ लोग मवेशी भी पालते थे। कुछ लोग खेती के समय, खाली समय में दस्तकारी का भी काम किया करते थे। जैसे जैसे समाज के अंतर बढ़ने लगे, लोग जाति और उपजातियों में बंट गए और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उस समाज में उसका ऊंचा और नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे अस्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव या संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और दर्जा हुआ करता था। आगे देखिए, यहाँ पे तो कुछ समझाने वाला बात है नहीं। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियाँ स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इस नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी और जिसे हम जाति पंचायत कहते थे। लेकिन जातियों को अपने निवास के गाँव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गाँव पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी सी इकाई भर होती थी। अब देखिए, क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में जानते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। तो देखिए, चोल के बारे में पढ़ेंगे अध्याय 2 में हम, और तुगलक के बारे में पढ़ेंगे अध्याय 3 में, मुगल के बारे में पढ़ेंगे अध्याय 4 में। तो इन सभी जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, इसका समय नोट करेंगे 1266 से 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 को देखना होगा। उसमें ज़्यादा डिटेलिंग में दिया गया है। तो उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। किसे? गयासुद्दीन बलबन को, जो पूर्व में बंगाल से लेकर के पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ है और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत, द्रविड़ भी आ जाता था। गोंड, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं, लेकिन साथ ही यह भी समझने की कोशिश करने लगे कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते हैं। अब देखिए, भाषा और क्षेत्र के बारे में यहाँ पे कुछ वैसा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डिटेल
चर्चा नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट था नहीं। अब यहाँ पे देखिए 1318 ईस्वी में अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की अलग भाषा है, जैसे सिंधी, लाहौरी, काश्मीरी, द्वार समुद्री, ये कहाँ की भाषा है? दक्षिण कर्नाटक की। इसको आप नोट करेंगे, ठीक है। तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, मबारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में इस प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी। तो ये किसके द्वारा है? अमीर खुसरो के द्वारा है। 1318 में ये इन्होंने कहा है। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं और आम जनता उन्हें नहीं जानती थी। अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और एक सूची उन भाषाओं के नामों की बनाइए जिनके द्वारा उल्लेखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है। तो ये एक यहाँ पे दिया गया है बच्चों के लिए। अब आगे देखिए, सन 1700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा, सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में हम पढ़ेंगे कि आपको उनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी, किस प्रकार से सांस्कृतिक उनका कल्चर किस प्रकार से आगे बढ़ा और किस प्रकार की विशेषताएं उसमें देखने को मिली। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक, मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए हम 3 और 4 में देखेंगे, जहाँ तुगलक और खिलजी और मुगल वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे आगे तो आपको और मज़ा आएगा। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे थे, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। इन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान थे। यहाँ पे तो कुछ वैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सन 700 से लेकर 1750 के बीच में 1000 वर्षों में इन क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि इनके चरित्र की विशेषताएं बन रही थी और समन्वय में जो सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी जो है पड़ रहा था। अब पुराने और नए धर्म देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तो इतिहास के इन 1000 वर्षों की पड़ताल जब हम कर रहे हैं तो इसके दौरान धार्मिक परंपराओं में भी कई परिवर्तन हुए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी और कभी आमतौर पर आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। कभी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया वैसे वैसे इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। क्लियर है। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं इसमें भी इसी युग के महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिर का निर्माण करना, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व, बढ़ती सत्ता, ये सब। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान, समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रमेल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई जो पुजारियों के लिए विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। कुछ वैसा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। अब देखिए यहाँ पे यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप के नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और प्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते थे जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो।
कई शासक इस्लाम और उसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रों के अर्थात उलेमा के संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिष्य थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों के विधि सम्मत नेता मानते थे। कुछ लोग सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है ये कि मुसलमानों में कुछ सिया होते थे। सिया कौन होते थे? जो पैगंबर साहब के दामाद अली के मुसलमानों की विधि सम्मत नेता मानते थे। तो ये आपको नोट करना है। और सुन्नी किससे संबंधित है? खलीफाओं से संबंधित है। तो बस आपको इतना ही नोट करना है। कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। ठीक है, और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत की विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे और ऐसे ही धर्म सिद्धांतों रहस्यवादी विचारों को लेकर के विभिन्नताएं देखने को मिली। समय और इतिहास के कालखंडों पर भी विचार किया गया है। तो इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन, वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते हैं। उनका नज़रिया यह है कि यह सामाजिक आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को वो लोग समय कालखंडों में उन्होंने बांटा है। ऐसा नहीं है जैसे हम लोग अभी देखते हैं, आज एक दिन कंप्लीट हो गया, अब दूसरा दिन है, तीसरा दिन है। यहाँ पे जो है कालखंड को किस प्रकार से बांटा जाता था? जब एक नया परिवर्तन देखने को मिलता था, सामाजिक और आर्थिक संगठन में जो परिवर्तन आता था उस हिसाब से। तो यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना अस्थायित्व रहा, कितना परिवर्तन आया। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए, समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाएगा। तो 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, पहले हिंदू, फिर उसके बाद मुगल वाला काल आया तो मुस्लिम, और उसके बाद अंग्रेज यानी कि आधुनिक काल का ब्रिटिश। तो यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। तो मतलब क्या हुआ कि धर्म में परिवर्तन ज़्यादा हुआ। ज़्यादातर हिंदू शासक उस समय पे रहते थे, उसके बाद ज़्यादातर मुस्लिम शासक रहने लगे, फिर ब्रिटिश का काल आया। तो इस प्रकार से इन्होंने इसका काल विभाजन किया है। ठीक है, इस काल विभाजन को आज हम बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़ा उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकार के समावेश थे, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। ये सब हमने पढ़ा था क्लास 6 में। तो इस साल हम जो इतिहास पढ़ेंगे उसमें मध्यकालीन इतिहास जिसे हम कहते हैं, तो मध्यकालीन इतिहास को हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर, प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में भी विस्तार से जानेंगे। तो ये हम क्या क्या पढ़ने वाले वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, भारत के इतिहास में ये 1000 साल अनेक बदलावों के लिए साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं 18वीं शताब्दी, 18वीं और 11वीं शताब्दी के बीच काफ़ी भिन्नता रही है ये सब। ठीक है, इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे हैं। कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाएं इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया था। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों और सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर भी ध्यान देते चलेंगे। जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्षों से करते हुए चलेंगे। तो ये सभी बातें इसमें कही गई हैं। तो बस यहीं तक था ये पूरा। आज आपको कुछ मेन बिंदु पर यहाँ पे बात किया गया था। मेन रूप से जो इस चैप्टर का नाम है इसी को आप ध्यान में रखिए यहाँ पे। तो 1000 वर्षों के दौरान जो परिवर्तन, जो पड़ताल हुए, जो चीज़ें, जो स्रोत, जो चीज़ें आई, धर्म में क्या बदलाव आया, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में क्या बदलाव आया, मैप में क्या बदलाव आया, तो वो सब बातें इसमें कही गई हैं। नेक्स्ट हमारा साम्राज्य से संबंधित रहेगा और जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखेंगे। तो इसी तरह से पूरा NCERT अगर आप कवर करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए ताकि सभी का समय पे NCERT कंप्लीट हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है,
व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। धन्यवाद।